हेलो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम MPPSC की मुख्य परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस धीरे धीरे प्रश्न और उत्तर के लेखन अभ्यास से पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, संसदीय व अध्यक्षीय प्रणाली में अंतर लिखिए। दोस्तों, यह एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसलिए इस प्रश्न को आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इससे संबंधित सारी बारीकियों को समझेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी संसदीय प्रणाली व अध्यक्ष प्रणाली के संबंध में व्यापक समझ विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस व्यापक अवधारणा को समझने के लिए हम कुछ छोटी छोटी संकल्पनाओं को देखते हैं। जैसे कि लोकतंत्र। लोकतंत्र का सामान्य अर्थ होता है जनता का शासन। यदि हम परिभाषा की बात करें तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अगर लोकतंत्र का हम उदाहरण देखें तो हमारे भारत देश में ही लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है। अगर पूरे विश्व में देखें तो आज पूरा विश्व या फिर पूरे विश्व के सभी देश लोकतंत्र की ओर ही बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का कुछ उदाहरण हैं, जैसे उत्तर कोरिया में आज भी राजतंत्र है, वहाँ तो खैर तानाशाही ही है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ। जिस देश ने पूरे विश्व को लोकतंत्र सिखाया वह देश है इंग्लैंड। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आज इंग्लैंड में भी पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है। वहाँ लोकतंत्र है, पूरी प्रणाली है, संसद है, चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री है, लेकिन वहाँ का जो राजा या राष्ट्राध्यक्ष, जिसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति कहते हैं, वहाँ का राष्ट्रपति आज भी एक राज परिवार से निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे लोकतंत्र। लोकतंत्र दो तरीके का होता है। अगर हम पहले देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक बहुत संकीर्ण अवधारणा है। यह किसी बड़े देश में जहां जनसंख्या बहुत है वहां लागू नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक छोटे देश स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोस्तों होता है, जैसे ब्रेड के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस पर पूरे देश की जनता में वोटिंग होती है। यदि इस फैसले को बहुमत मिलता है तो उसे लागू किया जाता है। लेकिन भारत देश जैसे, चीन जैसे देश जहां जनसंख्या 125 करोड़ 130 करोड़ है, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की जो वास्तविक अवधारणा है वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है, जनता चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा में विधायकों को हम भेजते हैं, संसद में हमारे द्वारा चयनित सांसद बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को संचालित करने के लिए बेसिकली दो अवधारणाएं हैं। उनमें से पहली है संसदीय लोकतंत्र और दूसरी है अध्यक्षीय लोकतंत्र। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि हमें इन्हीं दोनों में अंतर करना है। अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में अंतर समझने से पहले आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हम संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि यह प्रणाली भारत में है
और अध्यक्षीय प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो यह प्रणाली अमेरिका में है। इससे दोस्तों आपको समझने में आसानी होगी। अब हम पूरी तरह से परिपक्व हैं संसदीय व अध्यक्षीय प्रणाली में अंतर समझने के लिए। तो दोस्तों, विधायिका कार्यपालिका के बीच निकटता होती है संसदीय प्रणाली में। हम भारत के उदाहरण से देखते हैं। यहाँ आप विधायिका का मतलब समझेंगे संसद, संसद के सभी सदस्य, सांसद जिन्हें हम निर्वाचन के माध्यम से संसद में भेजते हैं, वह सभी मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। एवं कार्यपालिका में वह सदस्य आते हैं जो विधायिका से ही निकलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री एवं कुछ मंत्री मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका के लिए विधायिका में बहुमत होना बहुत जरूरी है, यानी कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधायिका में कार्यपालिका को समर्थन ना मिले, बहुमत ना मिले, तो उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। वहाँ न्यायपालिका भी स्वतंत्र होती है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हालांकि न्यायपालिका तो हमारे देश में भी स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका के बीच निकटता होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है संसदीय प्रणाली में। जैसे हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। नाम मात्र की कार्यपालिका के पास ज़्यादा कोई पावर नहीं है और मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के हाथ में सारी पावर होती हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ यानी संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर है। लेकिन अमेरिका में यानी अध्यक्षीय प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति ही हम सुनते हैं। वहाँ राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक बात और, यहाँ राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चयन विधायिका से नहीं करता है। वह अपनी मर्जी से किन्हीं योग्य लोगों को अपने मंत्री परिषद में रख सकता है। संसदीय प्रणाली में कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि विधायिका में समर्थन ना मिले, बहुमत ना मिले, सरकार कभी भी गिर सकती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 13 महीने की सरकारें बनी। तो यहाँ संसदीय प्रणाली में स्थायित्व नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता है, कार्यकाल अनिश्चित है। लेकिन संसद अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यकाल लगभग निश्चित होता है। यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, लेकिन वह इतनी आसानी से संपन्न नहीं होती। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के केस में हम देखें तो वहाँ महाभियोग लगाया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो लगभग कार्यकाल निश्चित होता है, इसलिए वहाँ डिसीजन बड़े जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से संबंधित चिंता नहीं होती। तो वहाँ थोड़े फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं संसदीय प्रणाली की तुलना में। इसके बाद संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। यहाँ चूँकि कार्यपालिका स्वतंत्र है विधायिका से, तो यहाँ
उत्तरदायित्व की भावना में कमी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के कुछ गुण और अवगुणों के बारे में चर्चा करेंगे। संसदीय प्रणाली के गुण। संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व की भावना होती है, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ विधायिका व कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसके कुछ अवगुण भी हैं, जैसे राजनीतिक अस्थायित्व। हमने पहले चर्चा की 13 महीने की सरकार, 13 दिन की सरकार। कभी कभी सरकारें बहुत जल्दी गिर जाती हैं बहुमत ना होने के कारण। गठबंधन की राजनीति 1990 के बाद से जब से शुरू हुई है, तो यहाँ राजनीतिक अस्थायित्व होता है। बीच में सरकारें गिर जाने से मध्यावधि चुनाव करवाने पड़ते हैं। राजनीतिक अस्थिरता का संकट इससे आता है। योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव। चूंकि प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का चुनाव विधायिका से ही करना है, वह बाहर से चयन नहीं कर सकता। यदि बाहर से चयन करेगा भी तो उस सदस्य को 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता अनिवार्य होती है। इसलिए कभी कभी कुछ मंत्री अयोग्य भी होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि मंत्री हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता, मंत्री हैं लेकिन लिखना नहीं आता। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसके विपरीत अध्यक्षीय प्रणाली में राजनीतिक स्थायित्व होता है। यहाँ सरकार लगभग निश्चित होती है। जैसे यहाँ कार्यकाल अमेरिका में राष्ट्रपति का 4 साल का है, तो अमूमन सरकारें 4 साल ही चल जाती हैं। यहाँ राष्ट्रपति को मंत्रियों का चुनाव कहीं से भी करना है तो योग्य मंत्री सामने आते हैं, और जब राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर हैं, उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, तो वह देश हित में कठोर निर्णय बड़े जल्दी ले लेता है, जो किसी बड़े देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ अवगुण भी हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास इतनी सारी पावर हैं, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसका कार्यकाल निश्चित है, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तानाशाही हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। जैसे हाल ही में हम डोनाल्ड ट्रंप का केस देखते हैं। और विधायिका व कार्यपालिका में गतिरोध होता है। स्वाभाविक है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, और कार्यपालिका व विधायिका में गतिरोध की समस्याएं आती हैं। अब हम देखेंगे कि क्या भारत में संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले 1990 में यानी 1990 में मांग उठी गठबंधन की राजनीति के दौरान कि देश में अध्यक्षीय प्रणाली होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की राजनीति के दौरान राजनीतिक अस्थायित्व का दौर चालू हो गया था। इसके बाद वर्तमान में यह मांग उठी कि जब हमारे पास योग्य मंत्री हैं तो हमें योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना चाहिए और अध्यक्षीय प्रणाली को देश में अपनाना चाहिए। इसमें हमारा पक्ष क्या है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है और हमें इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भारत देश में निवास करते हैं। भारत देश जहां अभी गरीबी, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं हैं। यदि ऐसी परिस्थितियों में कोई निकृष्ट राष्ट्रपति बन गया तो हमारे देश की लोकतंत्र की भावना को आघात या ठेस पहुंचा सकता है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली हमारे संविधान के मूल ढांचा से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि भारत के संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि अध्यक्षीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, और इनसे संबंधित सभी तथ्यों पर हमने विचार किया।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नए नए टॉपिक्स, नए नए प्रश्नों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम डेली इसी प्रकार के नए नए प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।